गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था मानव विकास के सिद्धांत, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और उसमें से अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ पूछ लीजिएगा, एग्ज़ाम में वो बहुत पूछे जाते हैं। मैं आपको इसलिए बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। तो फिर हमारे उसमें से शायद 2 रह गए थे, तो उन्हें हम आज डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जो हमारा 2 रहे हुए हैं उसमें से जो पहला सिद्धांत है उसका नाम है वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। देखिए, पहले इसको समझ लेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, ये क्या है, ये क्या बताता है हमें? ये कहता है कि विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही चीज़ों का समान रूप से प्रभाव पड़ता है। बच्चे का जो विकास हो रहा है उसका वंशानुक्रम मतलब कि उसकी हेरिडिटी, उसके पूर्वजों से उसमें क्या क्या गुण आए हैं, उसका वातावरण, जिस एटमॉस्फेयर में वो रहता है वो कैसा है, तो उसका भी विकास पे इफेक्ट पड़ेगा। हम एक को नहीं छोड़ सकते। पहले इनमें क्या हुआ, इस पर विवाद भी हो गया था एक बार, जब मनोवैज्ञानिकों ने सिद्धांत को दिया था तो वंशानुक्रम वाले अलग थे और वातावरणवादी मनोवैज्ञानिक अलग थे। तो वो ये मानने को तैयार नहीं थे दोनों की दोनों का ही जो महत्व है वो ज़रूरी है बच्चे के विकास पे। लेकिन बाद में धीरे धीरे फिर हमें पता चला कि वंशानुक्रम वातावरण की अंत्यक्रिया का परिणाम है जो विकास के ऊपर इफेक्ट डालता है, दोनों ही चीज़ों का, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसका मतलब, इस सिद्धांत का मतलब है कि बिना, अगर अच्छा वंशानुक्रम है लेकिन आपका वातावरण जो है वो अच्छा नहीं है तो बच्चे का विकास नहीं हो सकता ठीक प्रकार से। अगर आपका अच्छा वंशानुक्रम है और अच्छा वातावरण नहीं है तो नहीं हो सकता। अगर वातावरण अच्छा है और वंशानुक्रम खराब है, मान लीजिए, खराब कहने का मतलब है बच्चे में हेरिडिटी, मान लीजिए उसके जो माँ बाप हैं या फिर उनके जो पूर्वज थे उसमें कोई बीमारी है और वो बीमारी बच्चों में भी आ जाती है तो उसका भी विकास नहीं हो पाएगा ठीक तरीके से, चाहे वातावरण कितना ही अच्छा हो, ठीक है। अगर ऐसे ही, अगर मान लीजिए वातावरण अच्छा नहीं है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, कैसे भी होते हैं, चाहे बच्चे की बुद्धि, माइंड कितना भी शार्प हो, उसमें हेरिडिटी के कितने भी शार्प माइंडेड वाले गुण आ गए हों, लेकिन उसका विकास ठीक प्रकार से नहीं होता। तो यही है इसका अर्थ कि वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया जो है वो बच्चे के विकास में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा गाइस। अगला देख लेते हैं हम एक बार। अगला है चक्राकार गति का सिद्धांत। देखिए, इसका मतलब क्या है, इसमें मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि जो विकास है ना वो केवल एक ही प्रोसेस से नहीं चलता रहता, ऐसे ही नहीं चलेगा विकास, रेखीय गति से नहीं चलता विकास जो है कभी भी वर्तानुकार गति से भी चल सकता है, रेखीय गति से नहीं। यूँ नहीं है कि सीधा चले जा रहा है विकास, ऐसा नहीं है। कहीं पे जाके जो है वो विकास जो है वो धीमा हो जाता है। क्यों धीमा हो जाता है? कोई मान लीजिए शार्प माइंडेड बच्चा है, उसको पहले से बहुत कुछ आता है और वो 5th क्लास में बैठा है और उसको 6th क्लास का भी आता है थोड़ा बहुत, ठीक है, लेकिन वो पढ़ेगा तो 5th क्लास का ही, उसका जो विकास है, उसने जो पढ़ना है वो है तो 5th क्लास का ही, चाहे उसको 6th क्लास का थोड़ा बहुत आता हो। लेकिन हम उसको जो काउंट करेंगे वो 5th क्लास के बच्चों के विकास के अकॉर्डिंग करेंगे, तो उसका जो विकास है वो स्थायित्व पकड़ लेगा और अपना जो उसका पहले का ज्ञान है वो और अच्छी तरह जो है वो उसका पक्का हो जाएगा, ठीक है, वो आगे काम आएगा 6th क्लास का जो उसने पढ़ा हुआ है। तो यही है कि जो विकास का चक्राकार गति का सिद्धांत क्या कहता है, विकास रेखीय गति से ना होकर कभी कभी वर्तानुकार गति से भी हो जाता है। और जो हमारा पूर्व में स्थायित्व वाला जो ज्ञान होता है, ज्ञान का मतलब आप यहाँ समझ रहे हैं पूर्व स्थायित्व, जिस बच्चे का पहले ही विकास हो चुका है, 6th क्लास में जाने से बच्चे ने पहले ही 5th क्लास में ही सब कुछ पढ़ लिया है, तो उसका जो विकास होगा या हम जिस चीज़ से उसको देखेंगे वो 5th क्लास के बच्चे के विकास से ही तो देखेंगे, तो उसकी जो विकास की गति है वो थोड़ी धीरे हो जाएगी, लेकिन आगे जाके वो फिर तेज़ हो जाएगी, ठीक है। जब वो 6th क्लास में जाएगा तो फिर और ज़्यादा अच्छा पढ़ लेगा तो और गति तेज़ हो जाएगी। तो चक्राकार गति का सिद्धांत यही बताता है, जो इसका मेन पॉइंट मैं बताना चाह रही हूँ आपको, कि विकास रेखीय गति से ना होकर वर्तानुकार गति से भी हो जाता है, ठीक है। देखिए, ये थे जो मैंने आपको बताई हैं, ये थे मानव विकास के सिद्धांत, ठीक है। आपने विकास पढ़ लिया, वृद्धि पढ़ ली, इन दोनों में डिफरेंस देख लिया, इसके सिद्धांत देख लिए। अब हमें पता होना चाहिए कि विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, मानव विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए, चलिए उन्हें भी देख, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं मानव विकास की अवस्थाओं में से, ठीक है। मैं आपको पूरा ब्रीफ पढ़ाऊँगी, बहुत अच्छे से एक एक अवस्था पढ़ेंगे हम, कुछ नहीं छोड़ेंगे उसमें। वैसे देखिए, मैंने आज का टॉपिक भी मानव विकास की अवस्थाएं डाल रखा था, लेकिन हमारे 2 सिद्धांत रह गए थे तो पहले हमने उन्हें डिस्कस कर लिया। देखिए, मानव विकास की अवस्थाओं में जो
पॉइंट आता है। देखिए जो मानव विकास की अवस्थाएं हैं सभी को पता होगा क्योंकि सभी ने बीएड किया हुआ है और साइकोलॉजी पढ़ी हुई है। 4 अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ठीक है, कौन कौन सी अवस्थाएं हो गई? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था का एक नाम और भी दे दिया जाता है, इसको बोलते हैं हम वयस्कावस्था। ठीक है गाइस, तो ये जो 4 अवस्थाएं बताई हैं इनकी जो दी गई है 0 से 6 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 12 से 18 वर्ष, ठीक है, और 18 वर्ष से ऊपर। ठीक है, ये है हमारी बाल विकास की अवस्थाएं। ठीक है, ये जो बताई हैं ये 4 अवस्थाएं, ये विभिन्न ये जो हमारी चारों अवस्थाएं बताई हैं ये विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के मत के अनुसार है। ठीक है गाइस, मतलब बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने मत दिया इन अवस्थाओं के बारे में जब ये 4 जो अवस्थाएं हैं वो निकल के आई हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है इन अवस्थाओं में। देखिए एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं हमारे J.S. रोस, नाम सुना होगा आपने। इन्होंने जो मानव विकास की अवस्था वो पूछ ली जाती है, मानव विकास की अवस्थाएं J.S. रोस के अकॉर्डिंग बताइए, उसमें से फिर टिक करने को आ जाएगा कि एज क्या बताई है उन्होंने। ठीक है, तो जो उन्होंने बताया है बताई सेम है, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने एज का जो मैटर है ग्रुप 0 से 6 ये चेंज कर दिया है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ठीक है, इन्होंने बताया है जो शैशवावस्था है वो 0 से 5 साल है, इन्होंने 1 साल उम्र घटा दी है। ठीक है, ये बता दी 5 से 12, ये बता दी 12 से 17 और ये बता दिया 17 से ऊपर। ठीक है गाइस, इन्होंने 1 साल जो है और मनोवैज्ञानिकों से उम्र जो है वो बच्चों की कम कर दी। ठीक, मतलब जो उनका क्लासिफिकेशन था उन्होंने 1 वर्ष कम कर दिया। ठीक है, ये है हमारी J.S. रोस के अकॉर्डिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है J.S. रोस ने शैशवावस्था की एज ग्रुप कितने में बताई है, तो आप बता देंगे 0 से 5 साल तक के बच्चों का बताया है। ठीक है, ये विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अकॉर्डिंग है। अब इसमें हम एक एक अवस्था को खूब अच्छे से पढ़ेंगे विस्तार पूर्वक, क्योंकि ये बहुत पूछी जाती हैं, ज़रा ज़रा से क्वेश्चन बन जाते हैं इनमें और बच्चों को पता भी नहीं होता, तो हम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है बहुत। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम अवस्था शुरू करते हैं। एक दिन में तो नहीं पढ़ी जाएंगी, इसलिए हम 2-2 करके पढ़ लेंगे। 2 हम आज पढ़ लेंगे और 2 हम कल पढ़ लेंगे। जो पहली अवस्था है वो है हमारी शैशवावस्था, यानी कि इन्फेंट एज। विभिन्न मनोवैज्ञानिक अगर कहीं और जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि शैशवावस्था का एज ग्रुप आयु वर्ग कितना है, अगर ऐसे क्वेश्चन आया तो आप लगाएंगे 0 से 6 वर्ष। अगर आया J.S. रोस ने कितना बताया तो आप लगाएंगे 0 से 5 वर्ष। ठीक है, तो ये बताया इन्फेंट एज 0 से 6 साल। अभी हम विभिन्न मनोवैज्ञानिकों की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए शैशवावस्था जीवन की पहली अवस्था होती है। सबसे पहली बात तो ये 0 से 6 साल तक का जो है इसका टाइम पीरियड होता है। इन्फेंट एज जो है, इन्फेंट इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए इन्फेंट जो एज है 2 वर्डों से मिलकर बना है, इन प्लस फेरी। ये दोनों ही वर्ड जो हैं लैटिन भाषा के वर्ड हैं। ठीक है, और इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है सार्थक शब्दों का बोलने में, सार्थक शब्दों का प्रयोग न कर पाना।
ठीक है, क्योंकि बच्चा ठीक प्रकार से नहीं बोल पाता, इसलिए इसको इन्फेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये 2 वर्डों से मिलकर बना है इन प्लस फेरी, लैटिन भाषा के, और इसका मीनिंग है बोलने में सार्थक शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाना। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, इसको इंग्लिश में इन जो इन्फेंट है ये कहाँ से लिया गया और कौन से 2 वर्डों से, या फिर उसका मीनिंग भी बताइए। तो आप यही बताएंगे कि ये इन्फेंट एज से ये लिया गया है। ठीक है, तो जो इन्फेंट एज है इसको भी मनोवैज्ञानिकों ने बता दिया है, 0 से 3 वर्ष को 3 से 6 वर्ष को बोल दिया है पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है गाइस, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पूर्व बाल्यावस्था का एज ग्रुप, तो 3 से 6 वर्ष है। ठीक है, अब देखिए इसकी विशेषताएं क्या होती हैं इन्फेंट एज की, तो वो मैं आपको बता देती हूँ, जो बहुत पूछी जाती हैं कि बच्चा किस उम्र में क्या क्या करता है। ठीक है, तो जो शैशवावस्था की विशेषताओं की बात करें, तो गाइस ये समझ में आ गया होगा। देखिए विशेषताओं की बात कर लेते हैं, इसमें बच्चों में क्या क्या होता है। देखिए सबसे पहले आएगा, बच्चा जो है वो जिज्ञासु प्रवृत्ति का होगा, हर एक चीज़ जानने की कोशिश करेगा। ठीक है, दूसरी विशेषताएं क्या होगी इसमें बच्चे को स्वयं प्रेम की भावना होगी, मतलब स्वयं प्रेम से समझ सकते हैं आप, स्वयं प्रेम की भावना मतलब अपनी ही चीज़ों को चाहना, अपने मम्मी, अपने पापा, अपने टॉयज़, ठीक है, अपनी ही चीज़ों का बहुत ध्यान रखना, मतलब अपने स्वयं प्रेम मतलब अपने आप से प्रेम करने की भावना बहुत ज़्यादा होगी, अपनी चीज़ों से प्रेम करने की जो भावना होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। इसको नार्सिसिज्म भी बोल देते हैं, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है। नार्सिसिज्म का मतलब क्या होता है कि अपने चीज़ों के प्रति, अपने प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम की भावना होना। ये एक यूनानी भाषा का शब्द है और इसके पीछे एक पौराणिक कथा है यूनानी। ठीक है, वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आप जान लीजिए कि नार्सिसिज्म होता क्या है, अपने प्रति अपने स्वयं प्रेम की भावना। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या पाई जाती है इसमें कि जो बच्चा होगा वो पर निर्भरता की भावना पाई जाएगी बच्चों में। तो गाइज हम बात कर रहे थे पर निर्भरता की भावना। देखिए पर निर्भरता की भावना से अर्थ क्या है। पर निर्भरता की भावना का मतलब है कि वो हर काम के लिए दूसरों पर डिपेंड रहता है, अपने मदर फादर पर डिपेंड रहता है। जो छोटा बच्चा होता है शैशवावस्था काल में, वो दूसरों पर डिपेंड रहता है अपने काम करवाने के लिए, उसके परिवारजन, उसके मतलब गार्जियंस जो भी लोग होते हैं वो उसका काम करते हैं। तो पर निर्भरता की भावना जो है ये बोला जाता है। ठीक है, इसकी जो 4th विशेषता है वो है अनुकरण व दोहराने की प्रवृत्ति। देखिए जब शैशवावस्था यानी कि जब छोटा बच्चा होता है, हम जो भी बोलते हैं वो उसको रिपीट करने की कोशिश करता है बार बार, हम मतलब बातों को बहुत जल्दी कैच करता है और फिर वो उसी तरीके से बोलता है जिस तरीके से हम बोलते हैं। तो ये है अनुकरण और दोहराने की प्रवृत्ति। ठीक है, अब बात करें हम नेक्स्ट की कि इसकी नेक्स्ट विशेषता क्या है। तो जो गाइस इसकी नेक्स्ट विशेषता आती है वो होती है हमारी सीखने की गति तीव्र। जो शैशवावस्था में बच्चा सीखता है उसकी जो सीखने की गति है वो तीव्र होता है। आप देखते होंगे, आप कुछ भी काम करते होंगे उसके सामने, बच्चे के सामने, तो वो वही काम जो है वो रिपीट करने लगता है और बहुत तेज़ी से जो है वो हर एक बात को कैच करेगा। उसका माइंड भी बहुत जल्दी से आपको लगेगा कि डेवलप होता जा रहा है, चीज़ें बहुत जल्दी से सीखेगा। तो सीखने की गति तीव्र होती है। ठीक है, जो उसमें है एक और संवेगों का प्रदर्शन। संवेग से मतलब आप समझते होंगे, संवेग मतलब क्रोध, खुशी, रोना, हंसना, ये सब हमारे संवेग होते हैं। ठीक है, मैं पॉइंट इसमें आपको बता देती हूँ। मैकडूगल ने हमारी 14 मूल प्रवृत्ति बताई हैं संवेगों की, ठीक है, जो एक बच्चे में पाई जाती है। ये पूछ लिया जाता है मैकडूगल के अनुसार कितनी मूल प्रवृत्तियाँ, तो आप बताएंगे 14 मूल प्रवृत्तियाँ। ठीक है, संवेगों का प्रदर्शन, बच्चा कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी गुस्सा करता है, कभी कुछ करता है, तो संवेगों का प्रदर्शन वो अधिक मात्रा में जो करता है वो शैशवावस्था में करता है। ठीक है गाइस, तो ये थी हमारी शैशवावस्था की कुछ विशेषताएं। अब हम इसके बारे में 1-2 पॉइंट नोट कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ कौन कौन से पॉइंट इसमें इम्पॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो आएगा कि जो बच्चे का समाजीकरण है वो कब से प्रारंभ होता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। समाजीकरण प्रारंभ होता है हमारा शैशवावस्था में ही आरंभ हो जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि भाषा सीखने का सर्वोत्तम काल कौन सा है। तो आप लगा देंगे
शैशवावस्था। ठीक है, ये भाषा सीखने के लिए सर्वोत्तम काल है। ठीक है गाइस, एक पॉइंट इसमें और है। वैलेंटाइन एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं। वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। वैलेंटाइन ने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। ठीक है गाइस, जो वैलेंटाइन एक मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है। इसमें ये 3 पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए ये होगी हमारी शैशवावस्था। अब हम बात करते हैं बाल्यावस्था की। ठीक है, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की जो एज है वो बताई गई है 6 से 12 वर्ष। बाल्यावस्था की एज बताई है 6 से 12 वर्ष। ठीक है, अब बाल्यावस्था की बात करें तो इसके बहुत सारे नाम हैं। उसमें जो पहला नाम है उसको बोला गया है प्रारंभिक विकास की अवस्था। ठीक है, दूसरा इसको बोला गया है स्फूर्ति की अवस्था। ठीक है, तीसरा इसको बोला गया है गंदी अवस्था, क्योंकि बच्चे इसमें झूठ बोलना सीख जाते हैं और कुछ करना सीख जाते हैं। ठीक है, चौथा इसको बोला गया है अनोखा काल, जीवन का अनोखा काल बोला गया है इसको। ठीक है गाइस, और पांचवा इसको जे.एस. रोस ने बोला है। एक मनोवैज्ञानिक है हमारे जे.एस. रोस, इन्होंने बोला है इसको मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। ठीक है, पांचवा पॉइंट जे.एस. रोस ने बोला इसको मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। इसके देखिए नामों से भी कभी कभी क्वेश्चंस बन जाते हैं बहुत सारे कि प्रारंभिक विकास की अवस्था किस अवस्था को बोला गया है, स्फूर्ति की अवस्था, गंदी अवस्था, जीवन का अनोखा काल। जे.एस. रोस ने इसको बोल दिया मिथ्या परिपक्वता की अवस्था। ठीक है, तो इसके नाम नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे इसकी विशेषताओं की। ठीक है गाइस, यहाँ पे लिख देती हूँ अभी मैं, आप नोट कर लीजिए इसको। इसके नाम से ही बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, देखिए जो हम फर्स्ट विशेषता की बात करेंगे, इसमें जो सीखने की गति है, सीखने की गति जो होगी वो कम हो जाएगी, लेकिन जो सीखने का क्षेत्र है वो विस्तृत हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे होंगे आप मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि बच्चे की जो सीखने की स्पीड है वो तो कम हो जाएगी, लेकिन उसे सीखना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जो बच्चे की सीखने की गति है वो थोड़ी धीरे हो जाएगी, लेकिन उसका जो सीखने का क्राइटेरिया है, उसको क्या क्या सीखना है, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है इसमें चिंतन व तर्क शक्तियों का विकास। बच्चा जो है यहाँ पे चिंतन करना और लॉजिकली सोचना जो है स्टार्ट कर देता है। ठीक है, यहाँ पे लॉजिकली और बच्चा जो है चिंतन करना शुरू कर देगा और लॉजिकली जो है वो सोचना शुरू कर देगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसमें रचनात्मक कार्यों में रुचि लेगा बच्चा। रचनात्मक मतलब कि ये कैसे बना। जो बॉयज़ होते हैं वो मोस्टली जब भी कोई टॉय होता है उसको तोड़ के देखना इसमें क्या है क्या नहीं है, इस टाइप से। ठीक है, रचनात्मक कार्यों में जो बच्चा है वो रुचि लेगा। ठीक है, एक पॉइंट आ जाएगा इसमें रुचियों में स्थायित्व नहीं। इसका मैं आपको अभी बताती हूँ, पहले इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, देखिए रुचियों में स्थायित्व का क्या मतलब होता है। रुचियों में स्थायित्व का मतलब है कि बच्चे का इंटरेस्ट नहीं पता चल पाता कि वो किस चीज़ में जाना चाहता है। कभी उसको खेलना ज़्यादा पसंद हो जाता है, कभी उसको पढ़ना ज़्यादा पसंद हो जाता है, या उसको और कुछ क्रिएटिविटी करनी ज़्यादा पसंद हो जाती है। तो इसमें बच्चे का इंटरेस्ट हमें नहीं पल पाता, ना ही बच्चे को पता चल पाता कि मैं किस फील्ड में जाऊँ। ठीक है, तो ये होता है हमारा रुचियों में स्थायित्व नहीं। ठीक है, इसमें आ जाता है संग्रह की प्रवृत्ति। संग्रह की प्रवृत्ति से समझ रहे हैं आप,
संग्रह मतलब किसी भी चीज़ को कलेक्ट करने का शौक़ हो जाना बच्चे को। जैसे बहुत से लोग बच्चे होते हैं उन्हें कॉइन्स करने का, पेबल्स करने का, तरह तरह के जो पत्थर होते हैं तरह तरह के उन्हें कलेक्ट करने का शौक़ होता है, तरह तरह के कॉइन्स को, या फिर तरह तरह के मतलब किसी भी चीज़ का मतलब संग्रह कलेक्शन जो बच्चों को है वो इसमें डेवलप हो जाता है बाल्यावस्था में। ठीक है, एक पॉइंट हम लिखेंगे समूह की प्रवृत्ति। बच्चा जो है ग्रुपिंग में ज़्यादा रहना पसंद करता है। इस एज में जो है ना बच्चा जो है वो ग्रुप में ज़्यादा पसंद करता है। ये इसी एज में डेवलप होगा, जो समूह की प्रवृत्ति है ये इसी एज में बाल्यावस्था में ही डेवलप होगी। बच्चा ग्रुप में ज़्यादा रहना पसंद करेगा। ठीक है, सीखने की गति, और देखिए एक बार सीखने की गति कम हो जाएगी, सीखने का क्षेत्र विस्तृत हो जाएगा, चिंतन और तर्क शक्तियों का विकास हो जाएगा, रचनात्मक कार्यों में रुचि लेने लगेगा बच्चा, रुचियों में स्थायित्व नहीं मिलेगा, हमें उसकी संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाएगी और समूह की प्रवृत्ति पाई जाएगी। एक और नोट कर सकते हैं आप इसमें, बहिर्मुखी व्यक्तित्व। बच्चा जो है वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास होने लगेगा, मतलब वो बाहर की जो सोशल चीज़ें हैं उनमें इंटरेस्ट लेने लगेगा। ठीक है, तो गाइज़ ये थे हमारी इसकी विशेषताएं जो मैंने आपको बताई हैं। इनकी विशेषताओं से ऐसे क्वेश्चन बताए किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे में चिंतन और तर्क शक्ति का विकास होना शुरू हो जाता है, तो फिर आप बाल्यावस्था पर टिक लगाएंगे। इनकी विशेषताओं से ही जो है बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है गाइज़, और इसमें एक पॉइंट हम अभी लिख लेते हैं, इसमें आप पॉइंट लिख लीजिए कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एक तो इसको जीवन का अनोखा काल कहा गया है। ठीक है, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा गया है। ठीक है, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा गया है। अब हम बात करते हैं बाल्यावस्था में शिक्षा। तो बाल्यावस्था में शिक्षा की बात करें तो जिस चीज़ में बच्चे का इंटरेस्ट है हमें उसी चीज़ में उसको सपोर्ट करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए बच्चे को। उसका इंटरेस्ट देख के ही उसको जो है हमें पढ़ाना लिखाना चाहिए। ये नहीं कि बच्चे का इंटरेस्ट खेल में और आप उसको पढ़ा रहे तो थोड़ा बहुत पढ़ाएं और खेल में उसको ज़्यादा मोटिवेट करें। तो इस टाइप से हमें बच्चे के मतलब इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो है उसको एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, अगर हम शैशवावस्था में बात करें वो मैं आपको बताई नहीं। शैशवावस्था में जो शिक्षा है एक तो बच्चे के साथ हमारा व्यवहार जो है वो बहुत ही पोलाइट होना चाहिए। ठीक है, स्नेहपूर्ण व्यवहार होना चाहिए और उसको जो है करके सीखने या फिर खेल खेल में सिखाना चाहिए। ठीक है, तो ये थी हमारी शैशवावस्था की शिक्षा। और जो मैंने आपको बाल्यावस्था की शिक्षा बताई है इसमें एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हमें उसको पढ़ाना चाहिए। ठीक है गाइस, तो हमने 2 अवस्थाएं पढ़ ली, बाल्यावस्था और शैशवावस्था। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये अवस्थाएं दोनों जो है समझ में आई होंगी। अभी हमारी 2 और बचती हैं, एक किशोरावस्था और एक प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था आपके कोर्स में है नहीं, किशोरावस्था है वो थोड़ी ब्रीफ है, तो मैं उसको आपको अच्छे से पढ़ाऊँगी, तो वो हम पढ़ेंगे गाइस कल। ठीक है, और अगर आपको इन दोनों अवस्थाओं में कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में जाके बताइएगा, मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए अब मिलते हैं कल।